स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल अर्नेट का अनावरण किया है। दूसरा कथन है, पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल अर्नेट का अनावरण किया है। यह डोमेन पंजीकरण, डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। अतः कथन एक सही नहीं है। पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट यानी वास और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट यानी LMAS शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न टेम्पलेट्स का उपयोग करके अनुकूलित वेबसाइट और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की अनुमति देता है। अतः कथन दो सही है। अर्नेट इंडिया माइटी के तहत एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक सोसाइटी है। यह सभी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए विशिष्ट डोमेन रजिस्ट्रार है, जिसका डोमेन नाम ac.in, edu.in और res.in होता है। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रथम विश्व युद्ध के जवाब में भारत में 2 भारतीय होम रूल लीग का आयोजन किया गया था। दूसरा कथन है, एनी बेसेंट के नेतृत्व वाली होम रूल लीग केवल मद्रास तक ही सीमित थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका विश्लेषण देखते हैं। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के लिए कम आवेशित लेकिन अधिक प्रभावी तरीके से भारतीय प्रतिक्रिया थी। 2 भारतीय होम रूल लीग का आयोजन किया गया और वे आक्रामक राजनीति की एक नई प्रवृत्ति के उद्भव का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः कथन एक सही है। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की और यह महाराष्ट्र, बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग की स्थापना की और शेष भारत, बॉम्बे शहर सहित को कवर किया। इसकी 200 शाखाएं थी। यह तिलक की लीग की तुलना में शिथिल रूप से संगठित थी और जॉर्ज अरुंडेल को इसके आयोजन सचिव के रूप में रखा गया था। अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के पहले महासचिव कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, ए दीवान चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी BG तिलक, डी CR दास। इसका विश्लेषण देखते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक ने किया था। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और दीवान चमनलाल इसके महासचिव थे। 1920 के दशक के दौरान प्रमुख हड़तालों में खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल्स मिल्स, इसमें 1,50,000 कर्मचारी शामिल थे और यह 5 महीने तक चली, और बकिंगम कर्नाटक मिल्स शामिल थे। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धीमा प्रजनन चक्र ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूलन में सकारात्मक भूमिका निभाता है। दूसरा कथन है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अनुकूलन हेतु कुछ प्रजातियों में आनुवंशिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका विश्लेषण देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूलन में प्रजनन चक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धीमा प्रजनन चक्र ग्लोबल वार्मिंग के कारण बदलते परिवेश के अनुसार आनुवंशिक परिवर्तनों को शामिल करना मुश्किल बना देता है। इस प्रकार एक प्रतिकूल भूमिका निभाने लगता है। अतः कथन एक सही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूलन के लिए
च्यापचय यानी व्यवहार के लक्षण में बदलाव की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आनुवंशिक बदलाव की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए फूलों के बारे में तितलियों की वृत्ति, जहां अंडे देना उनकी आनुवंशिक व्यवस्था का हिस्सा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों का प्रभाव क्यों हावी हो गया? पहला कथन है नरमपंथी नेतृत्व वाला दृष्टिकोण वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। दूसरा, सरकार ने छात्रों पर अत्याचार बढ़ाए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका विश्लेषण देखते हैं। 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों ने एक प्रमुख प्रभाव हासिल कर लिया। इसके 3 कारण थे। पहला, नरमपंथी नेतृत्व वाला आंदोलन परिणाम देने में विफल रहा था, अतः कथन 1 सही है। दूसरा, बंगाल के दोनों हिस्सों की सरकारों की विभाजनकारी रणनीति ने राष्ट्रवादियों में रोष उत्पन्न कर दिया था। तीसरा, सरकार ने दमनकारी उपायों का सहारा लिया था, जिसमें छात्रों पर अत्याचार शामिल थे, जिनमें से कई को शारीरिक दंड दिया गया था। वंदे मातरम के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध, स्वदेशी कामगारों पर मुकदमा, साथ ही लंबी कैद, कई कस्बों में पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष, नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन और प्रेस की स्वतंत्रता का दमन आदि हथकंडे अपनाए गए थे, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलप्रपात और स्थान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला जलप्रपात है जोरांडा जलप्रपात, स्थान महाराष्ट्र। दूसरा, बरकना जलप्रपात, स्थान कर्नाटक। तीसरा, गाथा जलप्रपात, स्थान उड़ीसा। चौथा, बिडोन जलप्रपात, स्थान मेघालय। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। इसका विश्लेषण देखते हैं। जोरांडा जलप्रपात ओडिशा के मयूरभंज जिले में सीमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में स्थित एक जलप्रपात है। सीता नदी द्वारा निर्मित बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में शिवमोगा जिले में स्थित है। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक जलप्रपात है। बिडोन जलप्रपात मेघालय के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित एक झरना है। यह उमियामी नदी में गिरता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संवहन की घटना पर आधारित एक प्रक्रिया है। दूसरा कथन है यह समुद्र के तापमान में प्रवणता बनने के कारण होता है। तीसरा, यह जेट धाराओं की उत्तर की ओर गति के कारण होता है। चौथा, इससे फसलों और जीवों को काफी नुकसान होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 2, 3 और 4। इसका विश्लेषण देखते हैं। हीट डोम तब होता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है। प्रशांत और अटलांटिक जैसे समुद्र के तापमान में एक मजबूत परिवर्तन इसके गठन का कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान प्रवणता का निर्माण होता है, अतः कथन 2 सही है। संवहन की घटना के कारण गर्म हवा ऊपर उठती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। जेट धाराओं के उत्तर की ओर खिसकने से गर्म हवा नीचे आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हीट वेव की घटना होती है, अतः कथन 3 सही है। हीट वेव का फसलों और जीवों दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः कथन 4 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय कमचटका प्रायद्वीप की सीमा पर नहीं है? ए जापान सागर, बी ओखोत्स्क सागर, सी बेरिंग सागर, डी प्रशांत महासागर। इसका विश्लेषण देखते हैं। कमचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित एक ज्वालामुखी प्रायद्वीप है। यह 3 निकायों से घिरा हुआ है, बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर। यह कुरील कमचटका खाई के ठीक अपतटीय स्थित है। कमचटका के ज्वालामुखी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है इस महोत्सव का पहला संस्करण
वर्ष 1978 में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका विश्लेषण देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, अतः कथन एक सही है। इसे खजुराहो नृत्य महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर के नजदीक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय नृत्यों का एक सप्ताह तक चलने वाला महोत्सव है। इस महोत्सव का पहला संस्करण वर्ष 1975 में आयोजित किया गया था, अतः कथन दो सही नहीं है। यह महोत्सव अधिकतर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव क्षेत्र के कुछ सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के प्रदर्शन के साथ कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की समृद्धि को उजागर करता है। सामान्यतः नृत्य महोत्सव सूर्य भगवान को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर और भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर के सामने एक खुली हवा वाले सभागार ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, काला अजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, काला अजार या विसरल लिस्मेनियासिस रेत मक्खियों द्वारा प्रसारित एक परजीवी संक्रमण है। इसे काला ज्वर या दमदम ज्वर भी कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।